हेलो व्यूअर्स और महान लोगों, उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ा, टैग्स पढ़ा, थंबनेल देखा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFS, ठीक है। इस वक्त मार्केट में बेहतर स्टोरी के साथ ये मार्केट में प्रेजेंस अपनी बनाया हुआ है। दो एक्सपेक्ट्स हैं इसके। पहला एक्सपेक्ट्स ये है, कह रहा है ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ मार्केट हाइप। क्या इसमें मार्केट अलग लेवल पर हाइप क्रिएट की जा रही है? ठीक है, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू, और इस वजह से इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट का पहला एक्सपेक्ट्स, पहला साइड ये। दूसरा साइड कहता है कि जियो फाइनेंशियल इज अ नेक्स्ट मल्टी बैगर कंपनी। ठीक है, MRF की स्टोरी देख रहे हैं, बजाज फिनसर्व की स्टोरी देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी उसी तराजू में रख करके ये बताया जा रहा है कि दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट मल्टी बैगर कंपनी। कहता है कि बल्क में खरीद लो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो खरीद लो। अब जितने भी व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकली, फंडामेंटली का और एजुकेशनली बैकग्राउंड उनका ऐसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि जो मार्केट में यूट्यूब पर चल रहा है या सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना एक जजमेंट ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल हमारा एक ही उद्देश्य है, शिक्षा देना, एजुकेट करना। तो एक टीचर के नाते मैंने भी सोचा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका अभी अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप देख रहे हैं, अभी अचानक से मार्केट में इसमें गर्मी भी आ गई है, दोनों पक्ष आपके सामने भी हैं। तो आज हम लोग ना इन दोनों पक्षों पे बड़ा सीरियस टॉक करेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, समझने के बाद ये निर्णय आपका होगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम है आपको शिक्षित करना, होने के बाद आपका काम है अपने डिसीजन को बनाना। तो यहाँ पे दोनों पक्ष को एक एक करके आप समझिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा धर्म टीचर होने के नाते सिर्फ ये है कि मैं इस पर पूरी तरह से प्रकाश डाल दूं कि क्या सही क्या गलत, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। तो स्टार्ट करते हैं उस जर्नी पे। अगर वीडियो दो भाग में बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि वीडियो को थोड़ा छोटा रखने का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये लंबी वीडियो बनेगी तो इसको मैं दो भाग में आप लोगों को दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो बने रहिए, चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ये समझनी है कि JFS इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। मतलब ये कंपनी अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको आप NBFC के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो NBFC कंपनी जितनी भी होती हैं उनको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। इज इट फाइन? ये दोनों तरीके से टारगेट कर रही है। कौन से टारगेट कर रही है? एक रिटेल लैंडिंग, कर्ज देना लैंडिंग के बिजनेस में, एक रिटेल लैंडिंग के रूप में, और एक कॉर्पोरेट लैंडिंग, मतलब दोनों को ये लैंड करने के लिए बात कर रही है। तो लैंडिंग के बिजनेस में ये कदम बढ़ा रही, तो जाहिर सी बात है कि इसका मुकाबला बहुत बड़े जाइंट से होने वाला है। बात को समझिए, जो JFS है ना, ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो मोटा भाई अंबानी है ना, जो मुकेश अंबानी साहब है ना, आपको भी पता है कि इनका जो एटीट्यूड है काम करने का, जो इनका अपना मिशन और विजन है, जो इनका अपना तरीका है काम करने का, वो मार्केट में हमेशा डिसरप्शंस लेकर आने की हमेशा कोशिश करते हैं। और आपके सामने जियो का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा उदाहरण है ना। तो इनके थोड़ा सा इनका जो ट्रेड करने का तरीका है ना, वो एक अलग ही लेवल पर इनका एटीट्यूड है। तो उस वजह से मार्केट में उनका पोर्टफोलियो ध्यान में रखते हुए ये मार्केट में बताया जा रहा है कि मोटा भाई अंबानी किसी काम को कर रहे हैं तो आंख बंद करके आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से एक एक पक्ष क्लियर करूंगा, उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पे आपका सिर्फ समय और एनर्जी सिर्फ नहीं लगता माय डियर, यहाँ पे आपका पैसा भी इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए सीरियसनेस होना और एक अच्छे एजुकेशन लेना, ये आपका अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, लंगड़ा घोड़ा नहीं बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि ये अपने आप को NBFC में इंट्रोड्यूस कर रही है, ये रिटेल लैंडिंग में भी काम कर रही है, ये कॉर्पोरेट लैंडिंग में भी काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। JFL NBFC कंपनी में है, JIBL इंश्योरेंस कंपनी में है, JPB पेमेंट बैंकिंग सर्विसेज में है, JPLSL पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में है। जैसे आप देखते हैं ना पेमेंट एग्रीगेटर, आप पेटीएम का साउंड देखते हैं ना,
पेटीएम करो, लाइक दैट, आप सुने हैं ना ऐसा। तो इस तरीके से जितने भी एग्रीगेटर है जो पेमेंट लेते हैं, ये वाली इंडस्ट्री में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है। अब ऐसे करते करते देखो इसमें सबसे बड़ा जो काम कर रही है ना वो एएमसी में काम कर रही है। एएमसी का मतलब ये हुआ कि ये एएमसी में सबसे बड़ी अपनी अपॉर्चुनिटी देख रही है, जिसको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सबसे बड़ा जो इस वक्त चर्चा का विषय है ना वो एएमसी बिजनेस में जब इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, यही चीज इन्होंने सबसे पहले लिया, ठीक है, इसी शब्द के बाद। और उसके बाद इन्होंने, इनका नेटवर्क इतना बड़ा है, इतने साल से ये मार्केट में है, इनका क्रेडिट स्कोर AAA में है भाई। अभी सब बताऊंगा, सिर्फ छोटी बात करके निकलना नहीं है, AAA क्रेडिट है। मतलब जो अदर कंपनियां जिस कर्ज को लेती हैं, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेती हैं, उससे कई गुना कम में इनको क्रेडिट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि ये AAA स्कोर वाली क्रेडिट कंपनी है, ठीक है। तो इसलिए एक एक पक्ष को समझिए, उसके बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि जेएफएस में आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डिसीजन वो व्यक्तिगत रूप से आपका है। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये बैंकिंग सेक्टर्स में काम करेगी, ठीक है, ये इंश्योरेंस सेक्टर में काम करेगी, ये पेमेंट बैंकिंग सेक्टर्स में काम करेगी, ये पेमेंट एग्रीगेटर के सेक्टर में काम करेगी। तो अब आप इस चीज को समझिए कि इस तरीके से इनके तो पूरी रिटेलिंग बिजनेस में भी है, इंडस्ट्रियल बिजनेस में भी है, हर जगह तो इनका अपना नेटवर्क है, इनका अपना काम है ना। तो अभी हमने आपको सिर्फ ये बता दिया है। अब एक कदम और आगे चलना है और समझना है कि भैया इसमें पैसा लगा रहे हो तो मोटा भाई अंबानी आपसे कुछ पैसा मांग रहे हैं, और जब पैसा मांगेगी कोई कंपनी तो आपको अपना पक्ष रखेगी ना, अपना मिशन, अपना विजन, अपना आगे का क्या करके आपको आपके पैसे को कैसे 2, 10, 20, 50 गुना बढ़ाएगी, ये सारे कमिटमेंट्स, ये सारे सपने हैं, वो बैंक, वो कंपनी, वो इंडस्ट्री आपको तो बताएगी ना। तो उसी तरीके से आपके मुकेश अंबानी जी का भी GOFS फाइनेंशियल सर्विसेज का भी जो मिशन है ना, जो विजन है, उन्होंने आपको बताया कि देखो भाई FY26 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 में JFS का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये विजन है भाई, ये मिशन है, ये टारगेट है। कंपनी इसके लिए डेडिकेटेड है, कंपनी इसके लिए काम करने के लिए फोकस्ड है। तो इसने आपको अपना सपना तो बता दिया, अपना मिशन और विजन तो बता दिया। और मैं हर वीडियो में हर एक तरीके से अपने जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे ऐप पर जाकर, ऐप से याद आया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय डियर अपने इंस्टीट्यूशन का ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। संस्था में टेलीग्राम चैनल आप लोगों के कहने पर मैंने एकदम नया बनाया है, तो आप उसमें जुड़ जाइए, मैं डेली उसमें अपडेट्स करूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने हर अपने उस स्टूडेंट्स को बताया है कि माय डियर जब भी आप किसी भी कंपनी में, स्टॉक में, इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो सिर्फ आप अपना पैसा उस कंपनी के शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करते हो, ये आपकी गलत धारणा है। आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मतलब आप उसके मिशन, विजन, उस कंपनी के मॉड्यूल पर इन्वेस्ट करते हैं। उसके मॉड्यूल, मिशन और विजन पे इन्वेस्ट करने का डायरेक्टली कनेक्शन है कि आप उसके फाउंडर पे इन्वेस्ट करते हो कि उसका फाउंडर कैसा है, ठीक है। वो फाउंडर के मिशन, विजन और एटीट्यूड पर आप पैसा लगाते हो। तो इसी तरीके से मुकेश भाई अंबानी ने आपको कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारा टारगेट है 60 ट्रिलियंस में एनबीएफसी कंपनी, मतलब बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर्स में टारगेट 60 ट्रिलियंस का। कैन यू इमेजिन दैट थिंग्स? ये कहते हैं 15 टन लाइफ एंड नॉन लाइफ, मतलब रिटेलिंग के बिजनेस से काम करके आपको लेकर आना है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, इनका ऐप है, ऐप पर जाते हैं, जियो मार्ट, जियो सर्विसेज, दे आर नंबर ऑफ ना, जो कि एक ही ऐप पर आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में इनका टारगेट है 79। कैन यू इमेजिन दैट थिंग्स? फिर उसके बाद यहां पर ये कहते हैं INR 3892 ट्रिलियंस टोटल डिजिटल पेमेंट्स का ट्रांजैक्शंस करने का। इसका मतलब यह है कि ये भविष्य में सिर्फ नॉन बैंकिंग सेक्टर्स में आकर के मार्केट को डिसरप्शंस करने की बात नहीं कह रहे हैं। ये ज्यादा रिस्की और ज्यादा चैलेंजिंग क्यों है, क्यों ये मार्केट में एक सेंसेशंस है, एक विषय बना हुआ है, उसको समझिएगा कि जैसे ही ये बात करते हैं एनबीएफसी कंपनी का, तो जितना भी मार्केट में बड़ी कंपनियां हैं जो एनबीएफसी पर्टिकुलर कर रही हैं, ठीक है,
बजाज फिनसर्व देख लीजिए, लैंडिंग कार्ड देख लीजिए, इस तरह से देयर आर नंबर ऑफ कंपनी जो एनबीएफसी के सेक्टर्स में काम कर रही है। तो इनका सीधा मुकाबला किससे होने वाला है? जो 10-15 साल, 5 साल, 8 साल से उसी इंडस्ट्री में फोकसली, हाईली डेडिकेटेडली काम कर रही है, इनका सीधा मुकाबला उनसे है। लेकिन मैं अभी आगे ये भी बताऊंगा कि मुकाबला तो है, लेकिन इनके जीतने के चांसेस कितने हैं, इनका मार्केट में सर्वाइवल का चांस कितना है, और अगर किसी वजह से फेलियर्स होता है तो इनको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे। इज इट फाइन? क्लियर हो गया? लेकिन जैसे ही बात करेंगे अब रिटेल बिजनेस में, तो इनके सामने जितने बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनका इनके साथ डायरेक्ट मुकाबला हो जाएगा। जैसे ही म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में कदम रखेंगे, वैसे ही जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड हैं, जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, ये उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, उनका मुकाबला डायरेक्ट उनसे हो जाएगा। ठीक है ना? पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में, अभी आपको पीछे मैंने बताया कि पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में भी है, तो जैसे ही पेटीएम की बात आएगी, फोन पे की बात आएगी, देयर आर नंबर ऑफ कंपनी जिनके नाम के आगे लगा हुआ है पे, तो मतलब वो भी पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर रही है, तो इनका सीधा मुकाबला उससे हो जाएगा ना। पेमेंट जितनी भी कंपनियां ले रही है, जैसे फोन पे ले रही है, गूगल पे ले रही है, पेटीएम ले रही है, हर जगह आप जैसे ही पैसा डालते हैं तो क्या सुनाई देते हैं? पेटीएम करो। सीधा उनका मुकाबला उस कंपनी से है जो कि उसी फील्ड में डेडिकेटेडली इतने साल से काम कर रही है, तो एग्रीगेटर के रूप में उससे इनका सीधा मुकाबला हो जाएगा। तो एक एक पक्ष को बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली आपको डालूं, क्लियरली बताऊं, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने आपसे कहा, जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही है बिजनेस, इन्होंने आपसे कहा कि देखो भैया हम इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहे हैं। तो जैसे भैया इंश्योरेंस सेक्टर में आओगे तो देखो पॉलिसी बाजार बहुत समय से काम कर रहे हैं, जितने भी एग्रीगेटर, मैं इनकी सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा, जितने भी इस तरीके से इंश्योरेंस के सेक्टर्स में बड़े जाइंट्स काम कर रहे हैं, सीधा मुकाबला इनका उनसे हो गया, सीधा टक्कर उनसे हो गया। ये पहले से ही प्लानिंग करने लग जाएंगे, क्योंकि देखो भैया इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका जियो साहब का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि जिस मार्केट में पहुंचे उस मार्केट में डिस्ट्रप्शन लाना ही लाना है। और इसका उदाहरण आपके पास टेलीकॉम इंडस्ट्री जीता जाता सबूत है, रिटेल इंडस्ट्री जीता जाता सबूत है, हर एक एरिया में इनका फोकस है और एक्सपेंशन पर ये काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर देखिए जियो पेमेंट बैंकिंग। पेमेंट में भी देखिए आ गए, कहता है पेमेंट्स, तो जितना भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना, पेमेंट्स लेना, रिसीव करना, ये एनबीएफसी में जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, बात को समझते चलिए, ये नहीं हो कि एक दूसरे से मैच करते हुए एनबीएफसी में जा रहे हैं, मतलब ये एनबीएफसी कंपनी का सेक्टर, नॉन बैंकिंग सेक्टर्स में। यहां पर बैंक की तरह ये काम नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल यहां पे ये मत सोचिएगा कि ये इनका मुकाबला बैंकिंग बैंक से नहीं है। ठीक है ना, बैंकिंग में सेक्टर्स है। जैसे बैंकिंग में क्या होता है कि पैसा लेते हैं लोग, पैसा लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसको लोन देते हैं। ठीक है ना, लेकिन उनका ये वाला काम तरीका नहीं करने का। अभी मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा कि काम कैसे इन्होंने दूसरा एंगल पकड़ा है। ठीक है ना, जियो पेमेंट सॉल्यूशन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इन्होंने बता दिया, भाई पेमेंट लेन देन की प्रक्रिया करनी है तो हमारे ऐप से करो। ठीक है ना, रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, अब इससे पीछे भी मैंने आपको बता दिया एएमसी बिजनेस इसका सबसे बड़ा बिजनेस है। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे चर्चा का विषय क्यों है। ठीक है ना, क्यों सबसे चर्चा का विषय एएमसी बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शंस ले रहे हैं, और इंट्रोडक्शंस में भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरली बताता चला जा रहा हूं, और धीरे धीरे आप सारी चीजें को समझ लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा समझदार बने रहिए और इंजॉय करते रहिए कि हम और आप मिल करके क्या बात करने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बता दिया है कि देखो भाई, अ बिग मर्जर ऑफ द फ्यू बिग कंपनीज, मतलब ये क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनियों के साथ अपनी जिनको सबसे बड़ा डर है मार्केट में। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ कंपनीज है, ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे एक कंपनी लिख दिया है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है, उस इंडस्ट्री का एक बड़ा जाइंट ले लिया है। ठीक है ना, जैसे इन्होंने कहा जियो फाइनेंशियल सर्विस, जैसे ही बात जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आई तो वैसे ही इनका सीधा मुकाबला बजाज फिनसर्व से है। ठीक है ना, ये भी अपने समय की मल्टीबैगर रही है, सभी लोग जानते हैं इसको। ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर्स की बात आई तो इंश्योरेंस सेक्टर में जितने एग्रीगेटर हैं, सीधा मुकाबला इनसे उनका हो जाएगा, दैट इज पॉलिसी बाजार ना। तीसरे नंबर पे जैसे ही पेमेंट्स बैंकिंग की बात आएगी या पेमेंट सॉल्यूशन की बात आएगी, इसमें एनबीएफसी की बात हो रही है। एनबीएफसी कंपनी में आप ऐसे भी बात कर सकते हैं जैसे एचडीएफसी भी काम कर रही है, लैंडिंग कार्ड्स भी आपकी काम कर रही है, धनी ऐप भी काम कर रही है, बहुत सारी ऐसे आ गई ना जो आपने देखा होगा कि मोबाइल पर ही सारा डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं और कुछ समय बाद 2 से 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आपको पैसा
सेंड कर देते हैं ना। इसको कहते हैं एनबीएफसी। जब इस इंडस्ट्री में काम करेगी तो अलग ही लेवल पे काम करेगी। पेमेंट सॉल्यूशन के नाम पे इनका सीधा टक्कर जो है पेटीएम से है, और पेटीएम का मैंने नाम इसलिए लिखा कि ये पेटीएम बैंक के रूप में भी इंट्रोड्यूस्ड है और साथ ही साथ पेमेंट सॉल्यूशन एग्रीगेटर के रूप में भी है, ठीक है ना। जैसे ही बात आएगी एएमसी की, ठीक है ना, एमसी में बता चुका हूं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड, सीधा सीधा समझ जाइए, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड के लिए मैंने यहाँ एसबीआई का नाम ले रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, दे आर नंबर ऑफ ना जो कि म्यूचुअल फंड के हाउसेज में काम कर रहे हैं। सीधा टक्कर मुकेश अंबानी भाई साहब का, मोटा भाई अंबानी साहब का इन जायंट्स के साथ है। अब आप सोचिए कि इनकी प्लानिंग किस लेवल पर होगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक सेक्टर्स पर काम नहीं किया, सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस्ड नहीं है, उन्होंने क्या किया, अपने लेग्स पर, पावर पर काम किया। सोचिए जरा, एक साथ 5 बड़े प्लेयर्स के साथ मार्केट में काम करना, उसका होमवर्क किस लेवल पर होगा, और थोड़ी सी भी अगर कहीं कमी आती है तो उसका इंपैक्ट कितना होगा। इसी चीज को समझने के लिए मार्केट 2 भागों में बढ़ चुका है कि क्या यह मार्केट हाइप तो नहीं है, या क्या यह कंपनी अगली नेक्स्ट मल्टीपेगर तो नहीं है। इसी पक्ष को हम लोग समझने के लिए यहां पर अपना समय दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसके एक एक अक्षर को समझा जाए, ठीक है। अब आते हैं इसी के बाद दूसरे नंबर पे कि भैया जियो का अप्रोच क्या है, ठीक है ना। जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर हम अप्रोच की बात कर लें, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है तो सीरियस होकर के समझिएगा। जैसे अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि जहां किसी कंपनी को ग्रोथ के लिए कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, तो इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास नेटवर्क्स बहुत है, उसका एडवांटेज इनको मिल जाएगा। एक ट्रस्ट वर्दी इनका बैकग्राउंड है, उसका एडवांटेज इनको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने एक शब्द वहां पे कोट किया था, AAA क्रेडिट स्कोर है इनका। इकलौती कंपनी है भाई साहब, AAA क्रेडिट है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई अदर कंपनी जाती है बैंक को ये कहने के लिए कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है काम करने का, मुझे इतना पैसा दे दो, तो उसमें बैंक का नेगोशिएशन, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक के जो टर्म एंड कंडीशंस होंगे, इस कंपनी के मुकाबले जियो मोटा भाई अंबानी साहब को काफी छूट मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? AAA क्रेडिट स्कोर होने की वजह से। तो ये छोटे छोटे शब्द ही आपको इस चीज में हेल्प करेंगे समझने में कि कैसे इनका अप्रोच है। तो एक एक करके अक्षर चीजों को समझते जाइएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोशिश करता हूं, और ये हर एक टीचर का धर्म है कि कोई चीज गले में ना रखे ना, हर चीज आपको बताए, समझाए। समय लगेगा, लेकिन उस स्टूडेंट का जो मुझे देख रहा है उसका फेथ भी रहेगा कि मैं कोई चीज अपने गले में नहीं रखता। समय लगेगा, मैं आपको पहले से भी बोलता हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं वीडियो को छोटे से छोटे बनाने की कोशिश करूं, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत सारी चीज, बड़ी चीज को एक छोटी सी चीज में उतारने के लिए काफी समय लगता है और काफी कोशिश रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जियो अप्रोच के बारे में समझिए। इनका कहना है D2C अप्रोच करेंगे। D2C का मतलब होता है, चीजों को समझिए, D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है ना। ये कह रहे हैं भैया डायरेक्ट टू कंज्यूमर। कैसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क से बात करें तो रिलायंस किसी से छुपा हुआ नहीं है, जियो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी से छुपा नहीं है कि कितना बड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो। थोड़ा आपको भी गूगल करना पड़ेगा, पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, इस दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो सीखने का एटीट्यूड आपको, रीडिंग का एटीट्यूड, लर्निंग का एटीट्यूड, सर्चिंग का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर से इनको बेनिफिट क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किसी कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जितने भी स्टेप्स हुआ करते थे वो सारा मिनिमाइज्ड हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, आज आपको मान लीजिए कि कोई भी ग्रोसरी का आइटम, या मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक पेन है, या कैमरा ही मैं ले रहा हूं, तो कैमरा के लिए आपको फिजिकल मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। फिजिकल मार्केट में आप जैसे जाते हैं तो वहां वो चैनल आ जाते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, सारे चैनल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप जियो के ऐप पे जाएंगे, इनकी जितने भी सर्विसेज है सब वहां लिस्टेड है, और आप कैमरे के सेक्शंस में जाएंगे और कैमरा खरीद लेंगे। तो इसका मतलब है क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट टू कंज्यूमर। बीच के जितने भी और जहां जहां इनके बर्निंग्स थे, जहां पे इनके खर्च थे, वो सब मिनिमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ही लोगों को बेनिफिट होगा, एक कंपनी डायरेक्ट
और एक कंज्यूमर डायरेक्ट। तो इनका मेन पर्टिकुलर फोकस ये हो गया कि सारी चीजों को डिजिटलाइज इतना ज्यादा पावर कर दिया जाए, एम्पावर कर दिया जाए कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर से अप्रोच कर सकें। और किसका सबसे बड़ा रीजन क्या आएगा? कॉस्ट इफिशियंसी किसको मिलेगी? कंज्यूमर को मिलेगी। तो भैया कंज्यूमर का पैसा बचता है तो उसे इस बात से फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि मैं कहां से क्या चाहिए, घर बैठे कोई चीज उपस्थित हो रही है ना। तो इस इंडस्ट्री के ये पूरे ताकतवर बादशाह बनने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। लेवरेज है ना इकोसिस्टम, ये क्या कर रहे हैं ना, एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अब इकोसिस्टम समझना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि एक छोटा सा शब्द है मैं उसको फटाक से समझा करके आगे निकल जाऊं। मैं फिर से कहता हूं, टीचर का धर्म है एक एक चीजों को क्रिस्टल क्लियर करना। अब यहां पर आता है इकोसिस्टम तैयार करना। तो इकोसिस्टम का मतलब यह है कि अगर आपको राशन चाहिए, ठीक है, तो तुरंत आप जाइए जियो मार्ट साहब के पास, उनके ऐप पर सारा राशन अवेलेबल है। डिश टीवी लगा रखे हो, इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, इंटरटेनमेंट से कोई भी जुड़ी हुई समस्या है, तो ये कह रहे हैं जियो सिनेमा आपके हाथ में, भाई सिनेमा आप देखना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं देख लेते। डेटा रिचार्ज कराना है तो रिचार्ज हमारे से क्यों नहीं करा लेते। अब रिचार्जिंग के लिए अगर आपको मान लीजिए फोन पे, गूगल पे, कहीं और जाना है तो ये कह रहे हैं कि जियो पेमेंट पे, गेटवे पे क्यों नहीं काम कर लेते हो। जियो पेमेंट भी तो आपके लिए ही है। तो पता चल रहा है आप पेमेंट का ट्रांजेक्शन भी जियो पेमेंट से ही कर रहे हैं। बात को समझते रहिएगा, ये इकोसिस्टम क्या है मैं इसको समझा रहा हूं। और इसका इंपैक्ट आगे थोड़ा भी समझदार अगर आप होंगे तो समझेंगे कि एक तीर से बहु निशाना कैसे, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द डेटा। जिसके पास आज की डेट में डेटा है वो सबसे बड़ा ताकतवर आदमी है। पूरी पृथ्वी पे सारा गेम इस वक्त डेटा का ही हो रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां समझिएगा कि इन्होंने एक इकोसिस्टम डेवलप किया कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, या खाने का प्रोडक्ट खरीदना है, पहनने का प्रोडक्ट खरीदना है, डिजिटल प्रोडक्ट खरीदना है, पेमेंट कहीं भेजना है, हमें कल की डेट में कोई लोन चाहिए होगा, ये हर एक पॉइंट्स पर इंटरनेट कनेक्शंस चाहिए होगा, तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा फाइबर क्यों नहीं ले लेते हो ना। मेरी बात को समझिएगा, इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाना है। इनका ये कहना है कि एक बार आप इस दुनिया में अंदर कदम रख गए तो किसी भी पक्ष, किसी भी कार्य अन्य के लिए आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना बड़ा इकोसिस्टम बना रहे हैं। इनकी कॉस्ट इससे इतनी इफिशिएंट हो जाएगी जिसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं। कैसे? अगर आप एक बार मार्ट के अंदर आते हैं तो आप कोई भी चीज सर्फिंग करते हैं तो आप एक बार आए हैं लेकिन आपने अनेक चीजों को एक ही जगह पर देखा है, तो इससे इनका एक इकोसिस्टम बिल्ड होगा। एक डेटा से ये क्रॉस सेलिंग बहुत कर पाएंगे। इज इट फाइन? फिर यहां पर ये सारा कुछ करने वाले हैं अपने ऐप पर। भाई ये क्या कह रहे हैं? डेवलपिंग द यूनिफाइड ऐप विद फॉर डाइवर्स फाइनेंशियल। मतलब इनका कहना है कि जो भी अब सब कुछ होने वाला है भविष्य में वो 100% डिजिटल होने वाला है ना, सब कुछ ऐप पर। अब इससे क्या होगा कि आप ऐप पर गए, आपको समझते जाएगा, आपको कोई चीज पसंद आई तो आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म, जैसे अभी आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद आई, जब आप उसको पे करने के लिए आते हैं तो आपको लैंड करना पड़ता है किसी अन्य जगह। इन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। पेमेंट एग्रीगेटर है इनका। बात को समझिएगा, ठीक है। अभी तो एक बहुत तूफानी भी बात आगे करने वाले हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, चलो मजेदार टॉक हो रहा है, आपके साथ बात करके अच्छा भी लग रहा है, तो चलो एक और बात समझाते हैं। अब आप मान लीजिए किसी वजह से इनके रिलायंस डिजिटल शोरूम में घुस गए, ठीक है। आज आप बढ़िया कपड़ा दपड़ा पहने और कहें आओ चलो थोड़ा सा देख के आते हैं यार, कैमरा देख के आते हैं, वॉच देख के आते हैं, कुछ खरीद कर आते हैं। अब आप इनके रिलायंस डिजिटल में पहुंच गए अपने नजदीकी सेंटर पे। अब आपने कोई चीज खरीदा, ठीक है। अब खरीदने में मान लीजिए कि आपका बजट था 35,000 रुपए। समझते जाइएगा क्यों ये बहुत बड़ी चीज होनी है, क्योंकि इसके बाद आपको डिसीजन लेना है ना भाई। सिर्फ सुनकर के पंचायत सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद प्रसाद तो लेना नहीं है ना, चीजों को समझना है। अब मान लीजिए किसी भी कैमरे की कीमत 35,000 थी, लगभग मान के चलते हैं। अब आपकी जेब में भाई 26,000 रुपए था, तो अब पैसा तो भाई घट गया। अब यहाँ पे आपके पास दो ही डिसीजन है, वापस आइए ना। अब यहाँ पे अदर कंपनियां लगी थी। कौन कंपनियां लगी थी? लैंडिंग कंपनियां लगी थी। बजाज फिनसर्व खड़ा था वहां पर, कह रहे क्या बात कर रहे हैं, आपको 35,000 रुपए की चीज चाहिए थी ना, 26,000 रुपए आपकी जेब में है। आप परेशान मत होइए, आप इसको ईएमआई पर ले लीजिए ना। आप इसको ईएमआई पे ले, अरे आप लोग हर चीज तो खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, घड़ी खरीद रहे हैं, हर चीज आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ। बस आप जैसे स्टोर पे पहुंचते हैं वो आपको कहता है आप परेशान मत होइए, आप इसको ले लीजिए और आप इसकी ईएमआई बनवा लीजिए। बस वही बहुत बड़ा गेम है। ये क्या कहने वाले हैं कि 35,000 के सामान ले जाइए, जितना आपके जेब में है उसको दे जाइए और बचे हुए को
ये आपको लोन दे देंगे, बचे हुए पैसे का ये आपको क्रेडिट बना देंगे, बचे हुए पैसे की आपको ईएमआई बना देंगे, और आराम से आप बैठे हुए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग सेक्टर, जिसको हम एनबीएफसी कह रहे थे, उसके थ्रू उनका लोन हो गया आपके ऊपर, क्रेडिट बन गया, पहला इन्वेस्टमेंट वहां से बढ़िया प्रॉफिट मिला। फिर दूसरा उनका प्रोडक्ट बिका, प्रोडक्ट कहां से खरीदे भाई, वो भी तो उन्हीं की दुकान से खरीदे ना, तो ये प्रोडक्ट में इनका भी है। अदर कंपनियां क्या करती हैं, उनका प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है, वो सिर्फ वहां पे क्यों खड़ी रहती है कि प्रोडक्ट खरीदने में आपको कितना पैसा कम पड़ रहा है वो हमसे ले लो, उसका इंटरेस्ट हमें देते रहना। इन साहब का तो किरदार ही अलग हो गया भाई साहब, पेमेंट का एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इनका, वो जो रिलायंस डिजिटल शोरूम है वो उनका, वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो साहब वो उनका, उसमें मार्जिन है। उसके बाद जब आप ले रहे हो कहीं पैसा बच गया तो आपको 10-12% लोन पर भी वो आपको क्रेडिट कर दे रहे हैं कि भैया घर ले जाओ एंजॉय करो। और ये सारा कुछ इन्होंने 2 भाग में बांट दिए हैं। विजन ये बताया कि आगे चलकर ये सारा कुछ D2C कर देंगे, एक इकोसिस्टम डेवलप कर देंगे और सारा कुछ ऐप पर ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो थोड़ा सा भी सारा आपके लिए काफी है कि एक व्यक्ति जो प्रोडक्ट अब तक ले रहा था, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उसको क्रेडिट कौन कर रहा था, मान लेते हैं बजाज फिनसर्व, राइट। ऐसा होता है ना, आपको अदर कंपनियां क्रेडिट करती हैं उस शॉप पे, ये सब आपको एक्सपीरियंस हो रखा है। मेरा आपको समझाने का अर्थ यह है कि अब जियो खुद आपको कहेगा कि भैया मैं आपके लिए क्रेडिट कर देता हूं, मैं आपके लिए इस चीज को लोनिंग कर देता हूं, घर बैठे सरलता से इतने इतने अमाउंट में पैसा जमा कर दीजिए। और आपका पूरा बिहेवियर भी ट्रैक कर रहा होगा, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, बहुत बड़ा एआई उसके पीछे काम कर रहा होगा, आपके बाइंग बिहेवियर को देखने का, आपका पेइंग बिहेवियर को देखने का, ये सारा कुछ ट्रैक कर रही होगी कंपनी, और उसी के अनुसार आपको सारी चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, आपको दिखाई समझाई एडवर्टाइज की जाएंगी, जिससे कि आप इनके इकोसिस्टम का हिस्सा बने रहे।